हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी ट्यूटर। प्रीवियस क्लास में हम लोग ऑब्जॉर्प्शंस कंप्लीट कर लिए थे फार्माकोलॉजी के फार्माकोकाइनेटिक्स वाले पार्ट्स में। आज हम लोग उसी से रिलेटेड एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट, जिसका नाम है बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी का कुछ कॉन्सेप्ट मैं पहले भी बताया हूं कि बायो अवेलेबिलिटी होता क्या है। एक्चुअली क्या है, बायो अवेलेबिलिटी का सिंपल मीन्स होता है अमाउंट और फ्रैक्शन ऑफ ड्रग रीचेस इन सिस्टमिक सर्कुलेशन। इट मीन्स अगर मैं बात करूं स्टूडेंट कि एक हमने टैबलेट लिया जी, एक हमने टैबलेट खाया और वो टैबलेट कितना था, तो 100 mg का था। तो 100 mg का टैबलेट कहां पर चला गया, तो ये हमारे स्टमक वाले रीजन में। क्लियर हो गया। अब यहीं पर क्या प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स में भी ये 100 mg से ओनली 50 mg ड्रग कहां पर आया, ब्लड के अंदर में आया। और 50 mg ड्रग जो है ये बॉडी से बाहर चला गया, एक्सक्रीट हो गया, बगैर अब्जॉर्ब हुए। तो इस ड्रग का बायो अवेलेबिलिटी कितना हुआ, 50%। यानी कहने का मतलब है अमाउंट ऑफ ड्रग रीचेस इन सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन का सिंपल मींस क्या होता है, तो सिस्टमिक सर्कुलेशन का सिंपल मींस होता है ब्लड। यानी कितना फ्रैक्शन ऑफ ड्रग ब्लड के अंदर में एंटर किया, दैट इज बायो अवेलेबिलिटी ऑफ दैट ड्रग। इट इज क्लियर। यानी अगर 100 mg ड्रग है और उसका 50 mg ही ब्लड के अंदर में एंटर किया, इट मींस ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी कितनी हो गई, 50%। तो बायो अवेलेबिलिटी का सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि बायो अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है। तो बायो अवेलेबिलिटी का सिंपल मींस होता है फ्रैक्शन ऑफ ड्रग और अमाउंट ऑफ ड्रग रीचेस इन सिस्टमिक सर्कुलेशन, और ब्लड इज कॉल्ड बायो अवेलेबिलिटी ऑफ दैट ड्रग। इज दिस क्लियर। अब आते हैं पॉइंट पे। तो वही कह रहा है, द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग फ्रॉम अ डोजेस फॉर्म एडमिनिस्टर्ड बाय एनी रूट determined by its concentration time curve in blood or its excretion। ठीक है, डेफिनेशंस के बाद एक और पॉइंट है। अब देखिए यहां पर एक ग्राफ है जी आपके सामने। ठीक है, अब इस ग्राफ में आप देखेंगे स्टूडेंट, तो आपको क्या दिख रहा है कि ये एक साइड आपको लिया गया है प्लाज्मा कंसंट्रेशन। यानी ड्रग जब जाएगा कहां पर, ड्रग जब स्टमक से ब्लड वेसल्स में जाएगा तो ड्रग कहां पे जाकर के बाइंड करेगा, प्लाज्मा प्रोटीन से, जिसको प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग भी हम कहते हैं। और प्लाज्मा प्रोटीन्स हमारी बॉडी का साइलेंट रिसेप्टर होता है। तो ये भी एक पॉइंट आपको याद रखना कि साइलेंट रिसेप्टर हमारी बॉडी में कौन से होते हैं, साइलेंट रिसेप्टर हमारी बॉडी में कौन होते हैं बेटा, तो साइलेंट रिसेप्टर हमारी बॉडी में क्या होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन। क्यों होते हैं साइलेंट रिसेप्टर, इसके पीछे भी कॉन्सेप्ट में बता देता हूं। यहां पर ड्रग बाइंड तो करेगा लेकिन कुछ टाइम के बाद रिलीज हो जाएगा। यानी परमानेंट बाइंडिंग नहीं होती, टेम्पररी बाइंडिंग होती है, कुछ टाइम के लिए बाइंडिंग होती है। दैट्स व्हाई इसको हम क्या बोलते हैं, साइलेंट रिसेप्टर। बेसिकली रिसेप्टर के साथ ड्रग बाइंड करता है, यानी रिसेप्टर जब उसको रिसीव करता है, देन रीड करता है, देन रिस्पॉन्ड करता है। यानी ड्रग अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करता है। बेसिकली आपने ये देखा होगा। लेकिन यहां पर क्या कर रहा है, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग में ड्रग प्लाज्मा से बाइंड किया और एज नीड और रिक्वायरमेंट फिर वो क्या हो गया, बॉडी के अंदर रिलीज भी हो गया, दूसरे टारगेट ऑर्गन टिश्यूज में चला गया। इट मींस ये साइलेंट रिसेप्टर है या एक्सेप्टर है। क्लियर हो गया। तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, यानी ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन में गया। तो देखिए यहां पर एक ग्राफ बता रहा है स्टूडेंट कि ड्रग धीरे 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 अपना मैक्सिमम लेवल पे गया। यानी ये मैक्सिमम प्लाज्मा में ड्रग इतना एंटर किया, उसके बाद फिर धीरे 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 क्या हो गया, रेट डाउन हो गया। तो ये जो मैक्सिमम हो गया, ये मैक्सिमम जो वही है कि टाइम ऑफ मैक्स ड्रग कंसंट्रेशन, टाइम ऑफ मैक्सिमम ड्रग कंसंट्रेशन। यानी इस टाइम पे प्लाज्मा प्रोटीन में ड्रग का मैक्सिमम कंसंट्रेशन था। यानी एक मान लो हमने मेडिसिन लिया, 1 घंटे बाद, 10 घंटे बाद, 5 घंटे बाद, 50 मिनट बाद, 30 मिनट्स बाद ड्रग मैक्सिमम जब प्लाज्मा प्रोटीन में होगा तो वो ड्रग का मैक्सिमम कंसंट्रेशन हुआ। यानी ये वो मैक्सिमम बायो अवेलेबिलिटी हुई ड्रग की। क्लियर, आगे समझ में। अच्छा, इस कर्व को हम क्या कहते हैं जी, AUC। ये जो कर्व आपका यहां पर ऐसे इंडिकेट किया गया है स्टूडेंट, इसी को हम क्या कहते हैं, AUC। यानी ये जो कर्व यहां पर है, इस कर्व को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट, AUC। यानी एरिया अंडर कर्व। क्या इसका नाम है, तो एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व, AUC।
अब इसी से रिलेटेड देखिए कॉन्सेप्ट आपको आएगा, क्या है कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड। तो बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग इंजेक्शन इन आईवी रूट इज 100%। ऑब्वियस, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि अगर हम किसी पेरेंट्रल रूट से ड्रग देते हैं, और पेरेंट्रल में भी कौन सा रूट, आईवी रूट यानी इंट्रावेनस रूट, तो 100% यानी मान लो हमने 5 ml ड्रग लिया, 10 ml ड्रग लिया, 2 ml ड्रग लिया, तो वो पूरे के पूरे ड्रग कहां पे गए, ब्लड के अंदर में। और ब्लड में ड्रग का पहुंचना ही तो बायो अवेलेबिलिटी कहलाता है। तो जितना अमाउंट ऑफ ड्रग हमने इंजेक्शन सिरिंज में हमने लिया, वो सारे के सारे ड्रग कहां पे चला गया, ब्लड के अंदर में। इट मींस उस ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी कितनी हुई, तो उस ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी नो डाउट कितनी हो गई, 100%। यानी जो भी ड्रग आपने इंजेक्शन में लिया वो पूरे के पूरे ड्रग आपके कहां पे चले गए, तो ब्लड के अंदर में चले गए, जब आप इंट्रावेनस रूट से दे रहे हो। तो किस कंडीशन में, क्वेश्चन आएगा कि किस कंडीशंस में ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है। तो किस कंडीशन में ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी 100% होगी, तो योर आंसर विल बी, क्या होगा आपका आंसर, आपका आंसर होगा इंट्रावेनस, है ना। तो कमेंट करके बताते रहेंगे, लाइव चैट में क्लियर करते रहेंगे, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं, बायो अवेलेबिलिटी इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला। एक फॉर्मूला मैंने बताया ना आपको कि बायो अवेलेबिलिटी अगर आपको निकालना है तो एरिया अंडर कर्व, देखिए एयूसी है, एयूसी एरिया अंडर कर्व यानी ओरल रूट से इनटू 100 अपॉन एरिया अंडर कर्व आईवी, ये उस ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी हुई। क्लियर हो गया। तो बायो अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, एरिया अंडर कर्व यानी एयूसी ओरल इनटू 100 अपॉन एयूसी आईवी, ये बायो अवेलेबिलिटी का क्या है, फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला भी आपको क्या करना है, याद रखना है। तो ये सिंपल सा बायो अवेलेबिलिटी के बारे में कॉन्सेप्ट था। अब आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग बायो अवेलेबिलिटी, यानी ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो बायो अवेलेबिलिटी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर अफेक्टिंग बायो अवेलेबिलिटी में है फार्मास्यूटिकल फैक्टर। फार्मास्यूटिकल फैक्टर मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, यानी टेबलेट से रिलेटेड, डोजेज फॉर्म से रिलेटेड कुछ फैक्टर्स होंगे, उसको हम क्या कहते हैं, फार्मास्यूटिकल फैक्टर। तो फार्मास्यूटिकल फैक्टर मतलब फार्मेसी यानी ड्रग से रिलेटेड, यानी मेडिसिन से रिलेटेड, यानी कि अपना जो डोजेज फॉर्म है उनसे रिलेटेड कुछ फैक्टर्स होंगे। तो उनसे रिलेटेड फैक्टर क्या है, पार्टिकल साइज। ड्रग की पार्टिकल साइज जितनी स्मॉल होगी उतनी बायो अवेलेबिलिटी अच्छी होगी, याद रखेंगे। ड्रग की पार्टिकल साइज जितनी स्मॉल होगी उतनी अच्छी बायो अवेलेबिलिटी होगी, क्योंकि ड्रग की पार्टिकल साइज स्मॉल होगी तो ड्रग इजीली ब्लड के अंदर में चला जाएगा ट्रांसपोर्ट होके, यानी ड्रग का एब्जॉर्प्शन भी सही होता है उस केस में, और ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी भी सही होती है। याद रखेंगे, जितना ड्रग का अच्छा एब्जॉर्प्शन उतना अच्छा ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी। फिर से सुनिए, ड्रग की एब्जॉर्प्शन रेट अच्छी है तो ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी अच्छी होगी। ड्रग का अगर एब्जॉर्प्शन खराब है तो बायो अवेलेबिलिटी भी कम होगी, यानी कि खराब होगी। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। तो पार्टिकल साइज में हमने प्रीवियस क्लास में जब एब्जॉर्प्शन डिस्कस कर रहे थे तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि पार्टिकल साइज के केस में, एब्जॉर्प्शन के पार्टिकल साइज के केस में क्या हो रहा था, जितना स्मॉल पार्टिकल्स उतना अच्छा एब्जॉर्प्शन, यही हो रहा था। इट मींस यहां पर पार्टिकल साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बायो अवेलेबिलिटी के, यानी जितना स्मॉल पार्टिकल साइज उतनी अच्छी बायो अवेलेबिलिटी, जितना लार्ज पार्टिकल साइज उतनी कम बायो अवेलेबिलिटी। सॉल्ट फॉर्म ये भी अफेक्ट करेगा बायो अवेलेबिलिटीज को, है ना, कि अलग अलग मीडियम में अलग अलग फॉर्मुलेशंस जो डोजेस फॉर्म है वो क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। नेचुरल एक्सिपिएंट्स, यानी ये भी डिपेंड करता है कि आपने अपने टैबलेट्स के अंदर में अपनी फॉर्मुलेशंस, यानी कि आप अपने ड्रग्स के साथ एक्सिपिएंट्स क्या ऐड कर रहे हैं। आप डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सिपिएंट पढ़ रहे होगे, बाइंडिंग एजेंट, कोटिंग एजेंट, ये सारी चीजें आपने पढ़ा होगा फार्मास्यूटिक्स वाले चैप्टर्स में, सब्जेक्ट में, है ना। तो यहां पर नेचुरल एक्सिपिएंट्स जो हैं वो बायो अवेलेबिलिटीज के लिए बेहतर होते हैं। पार्टीशन कोएफिशिएंट, ड्रग की पार्टीशन कोएफिशिएंट भी क्या करती है, तो वो भी ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी को इंपैक्ट करती है, उस पर अफेक्ट शो करती है। क्रिस्टल फॉर्म, ड्रग की क्रिस्टलिटी क्या करेगी, बायो अवेलेबिलिटी को
रिड्यूस करेगी, यानी जितना ज्यादा क्रिस्टल फॉर्म में होगा ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी उतनी ही क्या होगी स्टूडेंट, कम होगी। तो ये तो कुछ हो गया जी आपका फार्मास्यूटिकल फैक्टर। उसमें एक यहां पर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि सॉल्यूशंस का बायो अवेलेबिलिटी अच्छा होता है एज कंपेयर टू सस्पेंशन। सस्पेंशन का बायो अवेलेबिलिटी अच्छी होती है एज कंपेयर टू कैप्सूल। कैप्सूल की बायो अवेलेबिलिटी अच्छी होती है एज कंपेयर टू टेबलेट, और टेबलेट की बायो अवेलेबिलिटी अच्छी होती है एज कंपेयर टू कोटेड टेबलेट। यानी यहां पर आपके सामने टोटल 5 ऑप्शंस हैं, उनमें सबसे कम बायो अवेलेबिलिटी किसकी है, कोटेड टेबलेट की, सबसे कम इसकी है, और सबसे ज्यादा किसकी है स्टूडेंट, तो सॉल्यूशन की, याद रखेंगे। तो सॉल्यूशंस की बायो अवेलेबिलिटी अच्छी होती है सस्पेंशन के कंपेयर में, सस्पेंशन की अच्छी होती है कैप्सूल के कंपेयर में, कैप्सूल की अच्छी होती है टेबलेट के कंपेयर में, और टेबलेट की अच्छी होती है कोटेड टेबलेट के कंपेयर में। क्लियर हो गया। तो ये तो फार्मास्यूटिकल फैक्टर हो गए। सेकेंड फैक्टर इज फार्माकोलॉजिकल फैक्टर। फार्माकोलॉजिकल फैक्टर की अगर बात की जाए तो स्टमक का पीएच, यानी ड्रग के स्टमक में पीएच क्या है उस पर डिपेंड करता है, पीएच क्या है ड्रग की। तो ड्रग के स्टमक की पीएच यानी कि एसिडिक बेसिक उसके बेस पर भी हो सकता है। फार्माकोलॉजिकल मतलब ये हमारी बॉडी से रिलेटेड है, हमारी बॉडी से और मेडिसिन दोनों के कंपैरिजंस होंगे, उनसे रिलेटेड यहां पर फैक्टर आएंगे। जीआई ब्लड फ्लो यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल्स के अंदर में ब्लड का फ्लो क्या है उससे रिलेटेड है। क्लियर। एंजाइम से रिलेटेड, एंजाइम से रिलेटेड फ्लो यहां पर आएगा। कौन कौन से एंजाइम है, डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंडोजीनियस एंड बैक्टीरियल, ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन, दो अलग अलग ड्रग इंट्रैक्ट हो गए तो भी अफेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है स्टूडेंट, तो एक मैं सिंपल सा आपको कॉन्सेप्ट बता दूं कि एक्चुअली सपोज दैट कि दिस वन इज अ स्टमक और ड्रग यहां पर क्या है, हाईली लिपोफिलिक है। कैसा ड्रग है स्टूडेंट, हाईली लिपोफिलिक। याद रखेंगे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हाईली लिपोफिलिक ड्रग के साथ ही देखने को मिलता है। केवल लिपोफिलिक ड्रग होगा तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म देखने को नहीं मिलेंगे, हाईली लिपोफिलिक ड्रग होगा तो ही फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म देखने को मिलेंगे। तो पहला पॉइंट तो आप यहीं पर लिख लीजिए कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ऑलवेज सीन विथ हाईली लिपोफिलिक ड्रग, यानी वैसे ड्रग जिनमें लिपिड सॉल्युबिलिटीज बहुत ही ज्यादा होती है वो ड्रग फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में जाती है। सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे इट्स ऑलवेज एसोसिएटेड विथ ओरल एंड रेक्टल रूट, यानी ओरल रूट के थ्रू, रेक्टल रूट के थ्रू, दोनों रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू अगर हम ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो ही आपको फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म देखने को मिलेगा, अदरवाइज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये 2 पॉइंट फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से आप लिख लेंगे जो अभी मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब देखते हैं कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होते क्या है जी। तो देखिए ड्रग हमने जैसे ही एंटर किया तो ड्रग कहां पे चला गया, स्टमक में। अब इस ड्रग को कहां पर जाना था, तो इस ड्रग को ब्लड वेसल्स में जाना था। सपोज दैट 100 mg का टैबलेट है और 100 mg में 100 mg ड्रग कहां पे चला गया, तो हमारे स्टमक के अंदर चला गया। कहां पर चला गया, हमारे स्टमक के अंदर चला गया। क्लियर हुआ। अब सुनिए, अब इनमें से लगभग 70 mg ड्रग कहां पे चला गया, ब्लड में, और 30 mg ड्रग जो है वो अदर टिश्यू में चला गया क्योंकि हाईली लिपोफिलिक था। और कहां पर चला गया, तो लीवर में। लीवर में कहां चला गया, ड्रग चला गया। लीवर ने ड्रग का क्या कर दिया, मेटाबॉलिज्म, और ड्रग मेटाबॉलिज्म के बाद कहां चला गया, तो एक्सक्रीशन हो गया ड्रग का। ड्रग जो है बॉडी से फिर क्या हो गया, एक्सक्रीट हो गया, बाहर चला गया। तो बताइए 30 mg ड्रग बगैर एक्शन दिए ही बॉडी से क्या हो गया, बाहर हो गया। इसी अफेक्ट को स्टूडेंट हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म और हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। यानी ड्रग जो है
कहां पे चला गया, मेटाबॉलिज्म में चला गया, बगैर एक्शन दिए हुए ही। इसी को हम क्या कहते हैं, हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो देखिए अगर हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा तो ड्रग क्या हुआ, तो ब्लड के अंदर में कम आया, यानी बायो अवेलेबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। यानी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या करेगा, तो बायो अवेलेबिलिटी इसको क्या करेगा स्टूडेंट, रिड्यूस करेगा, कम करेगा। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म always seen with highly lipophilic drug and always associated with oral and rectal route of drug। ये दो पॉइंट आपको फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से याद रखना है। सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बायो अवेलेबिलिटी को क्या करेगा स्टूडेंट, तो बायो अवेलेबिलिटी को फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, कम करेगा। ये आपका फार्माकोलॉजिकल फैक्टर्स हो गए। तो फार्मास्यूटिकल फैक्टर, फार्माकोलॉजिकल फैक्टर, दो फैक्टर हम लोग बायो अवेलेबिलिटी से क्लियर कर लिए। कम टू द नेक्स्ट, दैट इज रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यानी अब हम लोग क्या करते हैं, तो ड्रग के रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड बायो अवेलेबिलिटी देखते हैं। तो पैरेंट्रल रूट में 100% होगा बायो अवेलेबिलिटी, ओरल रूट में उससे कम होगा। टॉपिक देखिए यहां पे दिया है कि सबसे ज्यादा बायो अवेलेबिलिटी कब होगा, जब हम पेरेंट्रल रूट से देंगे ड्रग को, उससे कम ओरल, उससे कम रेक्टल, और सबसे कम बायो अवेलेबिलिटी किसका होगा, टॉपिकल का। तो ये दो जो मैंने यहां पे आपको बताया गया है जी, एक तो आपका ये वाला पॉइंट, यानी एक तो आपका ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है और एक आपका ये वाला पॉइंट। ये दोनों पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट मींस सबसे ज्यादा अगर बायो अवेलेबिलिटी की बात की जाए तो सॉल्यूशन की होती है सबसे कम कोटेड टैबलेट की, यहां पर सबसे ज्यादा किसकी है, पेरेंट्रल की, और सबसे कम टॉपिकल्स की। ये आपको क्या करना है स्टूडेंट, याद रखना है। इन दोनों से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। चलिए ये आपका एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो गया। एब्जॉर्प्शन के साथ साथ आपका बायो अवेलेबिलिटीज भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आते हैं सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम लोग कहां पर आते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पे आते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट को अब मैं आपको क्या करूंगा, क्लियर करूंगा, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन में देखिए, अ ड्रग हैज गेन, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, तो मैं सिंपली आपको बताया था उस क्लास में कि मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम सिस्टमिक सर्कुलेशन और ब्लड टू टारगेट ऑर्गन। यानी जिस भी ऑर्गन में ड्रग को जाना है काम करने के लिए, अपने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को शो करने के लिए, यानी जिस भी पर्पस के लिए हम ड्रग को यूज कर रहे हैं वो पर्पस फुलफिल करने के लिए ड्रग को उस टारगेट ऑर्गन में जाना पड़ेगा। यानी अगर हमें हेडेक हुआ है और ड्रग को हेडेक ठीक करना है, तो अब ड्रग को स्टमक, इंटेस्टाइन या जिस भी रूट से हमने ड्रग को अपनी बॉडीज के अंदर में एडमिनिस्ट्रेट किया है, अब वो ड्रग वहां से कहां पर जाएगा, हमारे ब्रेन वाले रीजन में जाएगा, तो ही अब हेडेक को ठीक कर पाएगा, अदरवाइज ठीक नहीं कर पाएगा। तो ब्लड से, ब्लड के बाद ब्रेन तक रीच करना ही क्या कहलाता है स्टूडेंट, कहलाता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन। यानी मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम सिस्टमिक सर्कुलेशन टू टारगेट ऑर्गन इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पर बढ़िए, अ ड्रग हैज गेन्ड एक्सेस टू अ ब्लड स्ट्रीम गेट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द अदर टिश्यू, अदर टिश्यू में फिर जाता है ब्लड के थ्रू, दैट इनिशियली हैज नो ड्रग कंसंट्रेशन ग्रेडिएट बीइंग इन डायरेक्शन टू प्लाज्मा टिश्यू। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया कि स्टार्टिंग में प्लाज्मा कंसंट्रेशन बहुत अच्छी नहीं होती, धीरे धीरे प्लाज्मा कंसंट्रेशन आती है और ड्रग क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब आते हैं द एक्सटेंट एंड इट्स पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ ड्रग डिपेंड्स ऑन इट्स। अब क्या है कुछ फैक्टर्स टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन में, तो वही लिपिड सॉल्युबिलिटी, जितनी अच्छी लिपिड सॉल्युबिलिटी उतना ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन। आयोनाइजेशन एंड फिजियोलॉजिकल पीएच, अलग अलग पीएच पे, यानी मान के चलो एसिडिक पीएच पे अलग, बेसिक पीएच पे अलग, ये आयोनाइजेशन के बेस पर भी होगा। एक्सटेंट ऑफ बाइंडिंग टू प्लाज्मा एंड टिश्यू प्रोटीन, ड्रग कितना प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड किया है, कितना अदर टिश्यू प्रोटीन से बाइंड किया है, उसके ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जितना ज्यादा ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड करेगा उतना कम डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन उसको बाइंड कर रखे रहेगा, अपने पास रखे रहेगा। तो प्लाज्मा प्रोटीन जब उसको रिलीज करेगा, देखो अगर ड्रग देखो एक मिनट, अगर ड्रग देखिए, अगर ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड कर रखा है, तो प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड है अगर ड्रग, तो ड्रग कहां पे रहेगा, ब्लड में। अब ये प्लाज्मा प्रोटीन ने ड्रग को रिलीज किया, तब तो ड्रग कहां जाएगा, टारगेट ऑर्गन में।
जहां पर उसको अपना काम करना है, अपना मैकेनिज्म शो करना है, इसलिए यहां पे कह रहा है कि प्लाज्मा प्रोटीन्स यहां पर हो सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ टिश्यू स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट, अलग अलग टिश्यू स्पेसिफिक, जैसे मान के चलो जहां पर ब्लड का परफ्यूजन ज्यादा हो रहा हो, यानी ज्यादा जहां पर ज्यादा ब्लड जा रहे हो वहां पे ड्रग ज्यादा जाएगा, और जिस टिश्यू में ब्लड का फ्लो कम है उस टिश्यू में ड्रग कम जाएगा। क्लियर हो गया। यानी जैसे मान के चलो रिचनेस की बात करें कि भैया मुझे मेट्रो से जाना, तो मेट्रो जिस एरिया में मेट्रो चलेगी उसी एरिया में हम जाएंगे मेट्रो से। जिस एरिया में मेट्रो चलती नहीं हो तो उस एरिया में तो हम नहीं जाएंगे। तो वही बात है कि ब्लड कुछ ऑर्गन्स होते हैं, जैसे ब्रेन हो गया, हमारे लंग्स हो गए, इनमें ब्लड का फ्लो क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, तो ज्यादा अगर ब्लड का फ्लो है तो ड्रग्स की भी रिचनेस क्या होगी, वहां पर ज्यादा होगी। क्लियर हुआ। तो यहां पर उससे रिलेटेड है। डिफरेंस इन रीजनल ब्लड फ्लो, वही रीजनल ब्लड फ्लो के बारे में बता रहा है कि अलग अलग रीजन में, अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग हमारी बॉडीज के एरिया में ब्लड का फ्लो अलग अलग होता है, अलग रेट से होता है, इसलिए वहां पर भी डिस्ट्रीब्यूशन का रेट वेरी कर सकता है। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट है जी, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम VD से भी डिनोट करते हैं या तो VOD से भी डिनोट करते हैं। ऐसे VD ही आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, VD मिलेगा आपको, तो याद रखेंगे। अब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात की जाए तो क्या कह रहा है जी, द अमाउंट और फ्लूइड वॉल्यूम रिक्वायर्ड टू कंटेन अ एंटायर ड्रग इन द बॉडी इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यानी जब हम ड्रग को अपनी बॉडीज के अंदर में लेते हैं, जब हमने मेडिसिन को बॉडीज के अंदर में लिए, मेडिसिन से ड्रग कहां पे गया, ब्लड वेसल्स में, ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो गया। अब ड्रग एब्जॉर्प्शन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग अलग टिश्यूज को फॉलो करेंगे। ठीक है, यानी ब्लड वहां से हाईली परफ्यूज ऑर्गन में भी चला जाएगा, यानी वैसे ऑर्गन जहां पे ब्लड का फ्लो ज्यादा है, या तो वो टारगेट ऑर्गन में जाएगा। दो जगह इनके क्या है, ऑप्शंस है। तो वो फ्लूइड वॉल्यूम जो ड्रग को एक्वायर करने के लिए वहां पर क्या है, रिस्पॉन्सिबल है या रिक्वायर्ड है, उसी को हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल सा है। इनसे न्यूमेरिकल टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं जो अभी आपको मैं बताऊंगा, वही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अब आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी देखो, डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ड्रग की लिपिड सॉल्युबिलिटी। जितना ज्यादा ड्रग की लिपिड सॉल्युबिलिटी उतना अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन, और जितना अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन उतना अच्छा ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी याद रखना। यानी ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्लाज्मा बाइंडिंग का, यानी जितना कम ड्रग प्लाज्मा से बाइंड करे उतना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होता है और उतना ही ज्यादा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा। जितना कम ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड करे उतना ज्यादा क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन, उतना ज्यादा क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। याद रखेंगे। और जितना ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन से ज्यादा बाइंड करेगा उतनी कम उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, उतना ही कम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्लियर। तो लिपिड सॉल्युबिलिटी, ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, ये दो फैक्टर्स आपको याद रखना। तो यहां पर देखिए, टिश्यू परमेबिलिटी ऑफ ड्रग, किस टिश्यू में ड्रग कितना परमिएबल है उससे रिलेटेड क्या है जी, तो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी, मॉलिक्यूलर साइज, pKa, पार्टीशन कोएफिशिएंट, इन सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करती है कि ड्रग जाएगी या नहीं जाएगी किसी अंदर, किसी टिश्यूज के अंदर में, किसी ऑर्गन के अंदर में। अब यहां पर pKa है। pKa का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, pKa का मतलब होता है, pK इज द न्यूमेरिकल वैल्यू where 50% of drug is ionized and 50% drug is unionized। यानी वो न्यूमेरिकल वैल्यू जिस समय ड्रग 50% क्या है, आयोनाइज्ड है, और 50% क्या है, अनआयोनाइज्ड है। अब आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड क्या, तो आयोनाइज्ड मतलब हाइड्रोफिलिसिटी, अनआयोनाइज्ड मतलब लिपिड सॉल्युबिलिटी। यानी वो पीएच यानी वैसा पीएच, यानी pK is a numerical value at pH where 50% drug is ionized, it means hydrophilic, and 50% drug is unionized, it means lipid solubility। यानी वो pH जहां पर 50% ड्रग आयोनाइज्ड है, यानी हाइड्रोफिलिक है, और 50% लिपोफिलिक है, उसी को हम pKa कहते हैं। तो ये भी यहां पर एक फैक्टर हो जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को इंपैक्ट करने के लिए। फिजियोलॉजिकल बैरियर, डिफ्यूजन ऑफ ड्रग, ये सब भी डिपेंड करेगा कि देखो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कह रहा है कि ड्रग कितना वॉल्यूम में किसी ऑर्गन के अंदर में रीच कर गया, किसी ऑर्गन के अंदर में एंटर कर गया, दैट इज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो उनसे रिलेटेड क्या है, तो पार्टिकल की साइज अगर ज्यादा होगी तो ऑब्वियस लेस फ्लो होगा, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
पीके यानी पीएच पे डिपेंड करेगा कि लिपिड सॉल्युबिलिटी कितनी है उस पीएच पे, और वाटर सॉल्युबिलिटी कितनी है यानी पीके पे डिपेंड करेगा। ड्रग की खुद की पार्टीशन कोएफिशिएंट पे डिपेंड करेगा, और फिजियोलॉजिकल बैरियर यानी जो सेल मेम्ब्रेन वगैरह है इन पे भी क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो एक तो ये फैक्टर हो गया टिश्यू से रिलेटेड। सेकंड है ऑर्गन टिश्यू साइज एंड परफ्यूजन रेट, यानी टिश्यू की साइज क्या है, ऑर्गन क्या है, परफ्यूजन रेट यानी ब्लड का फ्लो कितना है वहां पर। ज्यादा है तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, कम है तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट, बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू टिश्यू कंपोनेंट्स, ड्रग टिश्यू कंपोनेंट से कितना बाइंड कर रहा है, तो ड्रग ब्लड कंपोनेंट से कितना बाइंड किया या एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट से कितना बाइंड किया, उस पर भी क्या करेगा, ये डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा ब्लड से ड्रग बाइंड करेगा उतनी कम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और सेलुलर अलग से करेगा तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा हो जाएगी। अदर में जैसे एज पे डिपेंड करता है, प्रेगनेंसी में भी बहुत सारे ड्रग का इंपैक्ट आता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में। ओबेसिटी, मोटापा होने के कारण भी क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में इंपैक्ट करती है। क्लियर। अब एक क्वेश्चन है जो आपके सामने रखा हुआ है, जो आपको न्यूमेरिकल में मिल सकता है, मैं आपके सामने लाया हूं इसको। देखिए, टोटल ड्रग इन बॉडी 1000 mg, यानी कह रहा है कि हमने 1000 mg मेडिसिन हमने किसी को दिया बॉडी के अंदर में, और जब हम 1 घंटे के बाद प्लाज्मा कंसंट्रेशन देखते हैं, यहां पे मैं लिख रहा हूं 1 आवर्स। 1 आवर्स के बाद जब प्लाज्मा कंसंट्रेशन का मतलब है ड्रग में प्लाज्मा का कंसंट्रेशन, ड्रग प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितना मिला, 50। कितना मिला, 50 mg। तो पूछा जाता है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, 1 घंटे के बाद वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ड्रग की कितनी रही, यानी 1 घंटे के बाद ड्रग कितना ब्लड में और कितना टिश्यूज के अंदर में चला गया। तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है टोटल एडमिनिस्टर्ड डोज, यानी इसका सिंपल सा फॉर्मूला है टोटल एडमिनिस्टर्ड डोज अपॉन प्लाज्मा कंसंट्रेशन। ये फॉर्मूला है जी, प्लाज्मा कंसंट्रेशन। यानी अगर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से आप फाइंड आउट करना चाहते हो तो सिंपल सा, यानी 1 घंटे बाद, 4 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 5 घंटे बाद, 8 घंटे बाद, ऐसे क्वेश्चन वो पूछेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 1 घंटे के बाद उसने बोल दिया 50 mg, 2 घंटे के बाद उसने बोल दिया 100 mg, ऐसे करके वो अगर इन केस दिया या मिनट में दिया, कुछ भी दिया, तो आपको तो सिंपल सा एक फॉर्मूला अप्लाई करना है स्टूडेंट कि टोटल एडमिनिस्टर्ड डोज कितना है, तो यहां पर 1000 mg एडमिनिस्टर्ड किया गया बॉडी के अंदर में, और प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितना है, 50। अब इसको आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा, 20। अब यहां पर आपका आंसर होगा 20 लीटर। देखना, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा लीटर में होता है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है क्या, लीटर है ना। तो यहां पर देखिए आपको याद रखना है कि यहां पे वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो हमेशा लीटर में होगा, लीटर में ही इसकी यूनिट होती है। तो कैसे कर दिया, अगर मान के चलो यहां पे क्या रहा कि 4 घंटे के बाद, यहां पर क्या हो जाता कि 4 घंटे के बाद मान लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितनी होगी, प्लाज्मा कंसंट्रेशन मान लो 100 है, तो देखिए क्या है भाई, 4 घंटे के बाद तो टोटल कितना किए 1000 mg, 4 घंटे के बाद कितना प्लाज्मा कंसंट्रेशन 100। अब इसको आप क्या कर दो, कट कर दीजिए, अब क्या बचा 10 लीटर। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, 10 लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना बहुत आसान है। वो थोड़ा सा क्वेश्चंस को घुमाते हैं न्यूमेरिकल में, और घुमाते क्या है कि वो 2 घंटे बाद ऐसे लिखेंगे कि एक राम था, वो हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल में उसको ये मेडिसिन दी गई, ये मेडिसिन टोटल 1000 mg उसके बॉडी के अंदर में डाला गया। अब उसके बाद 4 घंटे के बाद एक नर्स आई, उस नर्स ने ब्लड का सैंपल लिया और उसमें उसने बताया कि 70 mg ब्लड जो है या 80 mg ब्लड जो है या 100 mg ड्रग जो है वो प्लाज्मा में पाया गया। तो बताइए उस समय उस पेशेंट की वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उस ड्रग की कितनी हुई। तो आपको कुछ नहीं करना है, इतना कुछ पढ़ना ही नहीं है, आपको तो सिंपल सा क्या करना है, बताइए क्या करना है वहां पर, तो टोटल एडमिनिस्टर्ड डोज, यानी कि टोटल एडमिनिस्टर्ड डोज कितना किया गया 1000 mg। मान लो 100 mg करता तो 100 mg, 500 mg करता तो 500 mg। तो वो करना है आपको, यानी टोटल एडमिनिस्टर्ड डोज अपोन क्या कर देने, प्लाज्मा कंसंट्रेशन, कि बहन जी उस सिस्टर ने, नर्स ने, डॉक्टर ने कितना फाइंड आउट किया बाहर, तो 50 mg बाहर लेकर के आया, प्लाज्मा में कितना मिला 50 mg, 100 ml, 100 ml, कुछ भी ऐसा मिला, बस उसको डिवाइड कर दीजिए और आंसर आपका लीटर में होगा। याद रखेंगे वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का आंसर हमेशा लीटर में होता है। तो जो भी डिवाइड करेंगे उसको लीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, मतलब लीटर वहां पे ऐड कर दीजिए, वो आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया,
क्लियर हुआ? मैं एक क्वेश्चन देता हूं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से, अभी आप सॉल्व करके बताएंगे, है ना? चलिए, तो कहां पर थे भाई? वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में। हाँ, एक क्वेश्चन देता हूं। सपोज डैट कि एक हॉस्पिटल में एक पेशेंट को 100 mg क्या दिया गया? एक टैबलेट दिया गया, ठीक है। अब 1 आवर्स के बाद प्लाज्मा कंसंट्रेशन देखा गया, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन जो देखा गया वो कितना देखा गया? 20 mg। 2 आवर्स के बाद प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन कितना देखा गया? 30 mg। तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। क्या मैंने बताया? हमने 100 mg किसी पेशेंट को टैबलेट दिया, 1 घंटे के बाद प्लाज्मा कंसंट्रेशन उस ड्रग की कितनी आई? तो 20 mg। 2 आवर्स के बाद कितनी हुई? 30 mg। तो बताइए उस ड्रग की वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ? कैसे आएगा? देखिए, क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा आपको और बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है, इजिली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फाइंड आउट कीजिए, अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए। कमेंट में जल्दी बताइए क्या आएगा इसका आंसर, कमेंट कीजिए क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा? अब देखिए, मैं आपको फाइनली बता देता हूं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है फॉर्मूला। तो टोटल एडमिनिस्टर्ड डोज, कितना डोज को आपने एडमिनिस्टर्ड किया अपॉन प्लाज्मा कंसंट्रेशन, यानी ड्रग का कंसंट्रेशन प्लाज्मा में कितना है? तो बताइए 1 आवर्स में टोटल कितना था? 100 mg और मिला कितना प्लाज्मा में? 20। कितना हो गया? 5 लीटर। 1 घंटे बाद जो सैंपल लिया गया था उस समय ड्रग की वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितनी थी? तो उस समय ड्रग की वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितनी थी? 5 लीटर। सेकेंड आवर्स का बताइए, सेकेंड आवर में भी डोज कितना रहेगा? 100 mg और निकला कितना? 30। तो बताइए यहां पर अब क्या हो गया? तो 339 यानी 3.33 लीटर यहां पर आंसर हो जाएगा क्या? तो देखिए, यहां पर आपको क्या करना था? यहां पर आपको कुछ नहीं करना था, टोटल एडमिनिस्टर्ड डोज लेने थे और उस डोज को क्या कर देना था? प्लाज्मा कंसंट्रेशन से डिवाइड कर देना था। बस यही आपका क्या है जी? यही आपका है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर हो गया? तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वाला कॉन्सेप्ट भी अपना कंप्लीट हो गया स्टूडेंट, ठीक है। तो क्या क्या कंप्लीट हो गया? तो अपना कंप्लीट हो गया एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद हम लोगों ने बायो अवेलेबिलिटी कंप्लीट कर लिए, बायो अवेलेबिलिटी के बाद डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग फार्माकोकाइनेटिक्स के एक और इंपॉर्टेंट सेगमेंट पे आते हैं, दैट इज मेटाबॉलिज्म। क्या आते हैं स्टूडेंट? मेटाबॉलिज्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है मैं ऑलरेडी आपको बता रखा हूं कि मेटाबॉलिज्म का सिंपल मीनिंग होता है chemical reaction occurs in our body, it means living organism। our body का मतलब क्या है? living organism body, यानी those chemical reaction which occurs in living organism body is called metabolism। वैसे chemical reaction जो living organisms की bodies के अंदर में होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। लेकिन यहां पर मेटाबॉलिज्म का मतलब अलग है, वो तो हो गया हमारा डिफाइनिंग फीचर से रिलेटेड। यहां पर मेटाबॉलिज्म का मतलब है कन्वर्जन ऑफ लिपिड सॉल्युबल ड्रग इनटू वाटर सॉल्युबल फॉर्म। मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास, अगर आपने अटेंड किए हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि लिपिड सॉल्युबल ड्रग को अब बॉडी से बाहर करना है। और बॉडी से बाहर करने का ऑप्शन क्या है भाई? तो हमारे पास सबसे बड़ा ऑप्शन है रीनल एक्सक्रीशन। रीनल एक्सक्रीशन का मतलब होता है किडनी के थ्रू एक्सक्रीशन, और किडनी के थ्रू एक्सक्रीशन का मतलब होता है यूरिन के थ्रू, यानी पेशाब के रास्ते से हमें उसको क्या करना है? बाहर करना है। और यूरिन यानी वाटर, तो वाटर के थ्रू कौन होगा भाई? बाहर जाएगा वाटर के साथ मिक्स होकर के, जो वाटर सॉल्युबल होगा। ऑयल सॉल्युबल तो कभी मिक्स ही नहीं होगा। तो कभी भी ड्रग लिपिड सॉल्युबल है और उसको एक्सक्रीट आउट करना है तो क्या वो जाएगा वाटर के थ्रू यानी यूरिन के थ्रू? नहीं जाएगा, क्योंकि भाई उसमें मिक्स ही नहीं हो पाएगा ना। तो मिक्स नहीं हो पाएगा तो एक्सक्रीशन नहीं होगी ड्रग की। तो मैंने क्या बताया कि यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? तो ड्रग को, जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग है यानी जो ऑयल सॉल्युबल ड्रग है, उनको वाटर सॉल्युबल में क्या करना होगा? कन्वर्ट करना होगा। और ये कन्वर्ट करने के लिए जो केमिकल रिएक्शंस यूज होते हैं, उन्हीं केमिकल रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। यानी लिपिड सॉल्युबल ड्रग को वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस बॉडी में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और उन्हीं केमिकल रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? तो उन्हीं केमिकल रिएक्शंस को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो सिंपल सा है, मेटाबॉलिज्म मींस बायोकेमिकल अल्टरेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी। बायोकेमिकल अल्टरेशन यानी ड्रग को अल्टर करना, चेंज करना।
बायोलॉजिकली कैसे पॉसिबल है भाई, केमिकली कैसे पॉसिबल है भाई, तो केमिकल रिएक्शन होगा, तो केमिकल रिएक्शन, अच्छा बायोलॉजिकली बायोकेमिकल क्यों बोला गया, बायोलॉजिकल यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, और केमिकल यानी डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के थ्रू, और अल्टरेशन का मतलब चेंज करना, यानी हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक ऑर्गन में लीवर कंसीडर करते हैं, लीवर में हमने यानी लीवर हमारा बायो हो गया, केमिकल यानी डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के थ्रू ड्रग को अल्टर कर दिया, यानी लिपिड सॉल्वल को वाटर सॉल्वल में कन्वर्ट कर दिया, हो गया ना बायोकेमिकल अल्टरेशन। क्लियर हुआ ना, तो पॉइंट क्या कह रहा है, मेटाबॉलिज्म्स मींस बायोकेमिकल अल्टरेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी, बॉडी के अंदर में ड्रग का बायोकेमिकली अल्टर करना, चेंज कर देना उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज को, केमिकल प्रॉपर्टीज को, दैट इज अ मेटाबॉलिज्म। एक सिंपल सा देखिए डायग्राम है, ये लीवर है जी, लीवर देखिए ड्रग को खा रहा है, भैया ये खा रहा है, यही जो है हमारा लीवर ना, यही मेडिसिन को खा रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है, ये मेटाबोलाइज कर रहा है उनको, यानी लिपिड सॉल्वल से वाटर सॉल्वल कन्वर्ट कर रहा है। अदरवाइज ये ड्रग जो है ना, ये ड्रग हमारी बॉडी में ही रह जाना, और अगर ये बॉडी में ही ड्रग रह जाएंगे तो ड्रग टॉक्सिक इफेक्ट शो करेगा, और टॉक्सिक इफेक्ट शो करेगा तो क्या हो जाएगा, हमें बहुत ही बैड इंपैक्ट हमारी बॉडी के ऊपर में पड़ सकते हैं। जितना ज्यादा ड्रग का हमारी बॉडी के अंदर में जाना जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा ड्रग का बॉडी से बाहर जाना जरूरी है, याद रखेंगे। यानी अगर हमें कोई बीमारी हुई है और हम कोई मेडिसिन यूज कर रहे हैं, तो जितना उस मेडिसिन का उस कंडीशन में बॉडी के अंदर जाना जरूरी है बेटा, उससे कई गुना ज्यादा ड्रग का बॉडी से बाहर जाना जरूरी है। तो बाहर कब जाएगा, जब लिपिड सॉल्युबल ड्रग वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट होगा, और वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट कौन करेगा, तो हमारे लीवर करेगा। कैसे करेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन से करेगा। इसी फिनोमिना को, इस प्रोसेस को, इसी मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। इज दिस क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट, प्राइमरी साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म इज लीवर। प्राइमरी साइट, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% ड्रग का मेटाबॉलिज्म लीवर के अंदर ही होगा, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं, याद रखेंगे। 100% ड्रग का मेटाबॉलिज्म लीवर में होगा ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, और ऐसा होता भी नहीं है। तो क्या होता है भाई, तो प्राइमरी साइट यानी सबसे ज्यादा ड्रग का मेटाबॉलिज्म जो है वो कौन कराता है, तो सबसे ज्यादा ड्रग का मेटाबॉलिज्म जो है वो लीवर करवाता है। ये याद रखना है अपने को, सबसे ज्यादा मेटाबॉलिज्म कौन कराता है भाई, तो लीवर करवाता है। चलिए अब आते हैं सेकंड, अदर साइट्स आर किडनी, इंटेस्टाइन, लंग एंड प्लासेंटा। प्लासेंटा या तो प्लाज्मा भी हम कह सकते हैं, ठीक है, यानी यहां पर हम प्लाज्मा भी कंसीडर करें, ठीक है। तो देखिए ड्रग की मेटाबॉलिज्म कहां कहां पर होती है, तो लीवर तो प्राइमरी साइट है, यानी सबसे ज्यादा जो मेटाबॉलिज्म होगी वो लीवर पे होगी। इसके अलावा किडनी, इंटेस्टाइन, लंग्स, प्लासेंटा। कैसे याद करते हैं, तो इसका एक ट्रिक मैं देता हूं। प्लासेंटा या तो प्लाज्मा, इंटेस्टाइन, लंग, लीवर एंड किडनी, यही है क्या। तो कैसे याद करेंगे, पिल किड, पिल मतलब एक छोटी कैप्स टैबलेट आती है, तो पिल किसके लिए होती है, बच्चों के लिए होती है, किड के लिए। किड मतलब क्या होता है, बच्चा। तो पिल किड ये क्या है, मेटाबॉलिक साइट है। पिल मतलब प्लाज्मा और प्लासेंटा, आई मतलब इंटेस्टाइन, एल फॉर लंग्स, एल फॉर लीवर एंड किड फॉर किडनी। ये वो साइट हैं जहां पे ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, याद कर लोगे इस ट्रिक से। और बाकी मेजर साइट क्या है जी, मेन साइट कौन सा है, मेन पार्ट कौन सा है जहां पर मेटाबॉलिज्म होता है, वो होता है लीवर, वो हमारा मेन पार्ट है। क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, द मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग यूजुअली कन्वर्ट। ड्रग क्या होता है, बेसिकली कन्वर्ट होता है। ऑब्वियस लिपिड सॉल्युबल ड्रग जो है वो वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट है बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग, यानी ड्रग का जो कन्वर्जन होता है वो कैसे होता है, तो एक्टिव ड्रग को एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट करते हैं। यानी जो ड्रग बॉडी के बाहर भी एक्टिव है, हमने लिया एक्टिव ड्रग लिया, अब उस ड्रग की मेटाबॉलिज्म होती है तो भी एक्टिव मेटाबोलाइट बनते हैं और वो भी अपना काम करके जाएंगे। तो एक्टिव मेटाबोलाइट वहां पर हो गए तो दो हो गया, यानी पहला क्या हुआ, एक्टिव ड्रग से एक्टिव मेटाबोलाइट बनाना। सेकंड है इन एक्टिव ड्रग यानी प्रो ड्रग से एक्टिव मेटाबोलाइट बनाना।
यानी प्रो ड्रग यानी बॉडी के बाहर ड्रग इनएक्टिव है, जैसे लीवोडोपा इनएक्टिव है, प्रो ड्रग है, बॉडी के अंदर गया और क्या बना दिया, डोपामिन। तो वहां पर मेटाबोलाइट क्या है जी, डोपामिन। तो वो कैसा है, वो अब काम करेगा, एक्शन देगा बॉडी के अंदर में, यानी वहां पर डोपामिन क्या हो गया, आपका एक्टिव मेटाबोलाइट हो गया। क्या हो गया, एक्टिव मेटाबोलाइट। तो यहां पर आपको सिंपली क्या याद रखना है, एक्टिव ड्रग से एक्टिव मेटाबोलाइट। देखो मेटाबॉलिज्म क्या क्या होता है, एक्टिव ड्रग से एक्टिव मेटाबॉलिज्म मेटाबोलाइट बनाना, एक्टिव या इनएक्टिव ड्रग से एक्टिव मेटाबोलाइट बनाना, और थर्ड है एक्टिव ड्रग को इनएक्टिव मेटाबोलाइट। मोस्टली यही होता है थर्ड वाला, यानी एक्टिव ड्रग से इनएक्टिव मेटाबोलाइट बनाया जाता है, यानी जो हम मेडिसिन लिए उसको मेटाबोलाइट करके इनएक्टिव, यानी कि अब उसका कोई काम ना हो, वो कोई एक्शन ना दे बॉडी के अंदर में और वो इजीली बॉडी से बाहर चला जाए, ये होता है मोस्टली। लेकिन आपको याद रखना है कि मेटाबॉलिज्म में तीन चीजें होती हैं, एक्टिव ड्रग से एक्टिव मेटाबोलाइट बनाए जाते हैं इस मैकेनिज्म्स के थ्रू, इनएक्टिव ड्रग को एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट किया जाता है और एक्टिव मेटाबोलाइट को इनएक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट किया जाता है। ये तीन चीजें मेटाबॉलिज्म में होती हैं। यहां पर एक सिंपल सा डायग्राम दिया गया है, वही सारी चीजें हमने ड्रग को एडमिनिस्टर्ड किया, एडमिनिस्टर्ड करने के बाद ड्रग कहां पे गया भाई, स्टमक में। अब स्टमक से ड्रग कहां पे गया, लीवर में, मेटाबॉलिज्म हुआ टारगेट ऑर्गन के बाद जाने के बाद, और उसके बाद क्या हो गया, तो अलग अलग एरिया में ये क्या हो गया, एक्सक्रीट हो गया। यहां पर ये सारी चीजें यहां पर की गई और किडनी के थ्रू ड्रग क्या हो गया, बॉडी से बाहर हो गया। यहां पर एक डायग्राम्स के थ्रू इन चीजों को क्या किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है, ताकि आप इजिली इस कॉन्सेप्ट को क्या कर सको, समझ सको। ठीक है, चलिए, तो ये आपका बायो ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि मेटाबॉलिज्म दोनों एक ही है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन और मेटाबॉलिज्म दोनों एक ही चीज है, ये आपका हुआ। अब आते हैं टाइप ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन, यानी मेटाबॉलिज्म जो होता है तो उस मेटाबॉलिज्म्स में कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन से केमिकल रिएक्शन पार्टिसिपेट करते हैं, उसको हमें क्या करना है, अब डिस्कस करना है। तो कौन कौन से होते हैं, तो टाइप ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन में फर्स्ट क्या है बेटा, तो फेज 1 और सेकेंड है फेज 2। फेज 1 में याद रखेंगे स्टूडेंट कि ये कैसा है, नॉन सिंथेटिक रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है, नॉन सिंथेटिक रिएक्शन है। फेज 2 जो होता है वो सिंथेटिक रिएक्शन में आते हैं। फेज 1 नॉन सिंथेटिक यानी कुछ बनाएगा नहीं, नॉन सिंथेटिक है, और फेज 2 जो होता है वो सिंथेटिक है, यानी वहां कंजुगेशन रिएक्शन होंगे, वो किसी चीजों को वहां पे डेवलपमेंट करेगा, बनाएगा। तो ये भी पहला पॉइंट तो याद रखना कि फेज 1 कैसा होता है, नॉन सिंथेटिक होता है, और फेज 2 कैसा होता है, सिंथेटिक होता है। ये पॉइंट पहले याद रखना। अब आते हैं फेज 1 में कौन कौन से रिएक्शन होते हैं, तो देखिए ऑक्सीडेटिव यानी ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, साइक्लाइजेशन, डीसाइक्लाइजेशन, है ना। यहां पे दो और मैं ऐड कर रहा हूं, साइक्लाइजेशन यहां पे ऐड कर रहा हूं ना, साइक्लाइजेशन एंड डीसाइक्लाइजेशन। तो ये फेज 1 रिएक्शन है। फेज 1 में क्या है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, साइक्लाइजेशन एंड डीसाइक्लाइजेशन। अब एक एक रिएक्शन को देखते हैं। ऑक्सीडेशन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटाबोलाइजिंग रिएक्शन occur mainly in liver and mostly catalyzed by monoamino oxygenase। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को कौन कैटेलाइज करता है, कौन से एंजाइम करते हैं, तो यहां पर दिया गया है मोनो अमीनो ऑक्सीजिनेज एंजाइम। मोनो अमीनो ऑक्सीजिनेज एंजाइम इसको क्या करता है, कैटेलाइज करता है, प्रेजेंट इन लीवर। और वो एंजाइम एक्चुअली कहां पे प्रेजेंट होता है, लीवर के अंदर में होता है। एक पॉइंट और बेटा, ये फेज 1 और फेज 2 में मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा होता है, फेज 1 होता है। ये भी याद रखेंगे, जब तक फेज 1 रिएक्शन नहीं होगा तब तक ड्रग फेज 2 रिएक्शन में नहीं एंटर करेगा। इसलिए फेज 1 रिएक्शन क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। समटाइम्स तो ये भी होता है कि ड्रग फेज 1 में ही हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट हो जाता है, ड्रग फेज 2 में जाता ही नहीं है। फेज 1 में ही ड्रग क्या हो जाता है, लिपोफिलिक से हाइड्रोफिलिक में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ड्रग जो है वो फेज 2 में एंटर ही नहीं करता है। इसलिए इंपॉर्टेंट कौन सा रिएक्शन होता है, फेज 1 रिएक्शन। कैसा होता है, नॉन सिंथेटिक। फेज 2 रिएक्शन क्या होता है, लेस इफेक्टिव देन फेज 1 रिएक्शन, लेकिन कैसा होता है, सिंथेटिक होता है। तो ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं ये आपको याद रखने हैं। मोनो अमीनो ऑक्सीजिनेज जो है वो लीवर में प्रेजेंट है, जो आपको क्या कर रहा है जी,
तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है, यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को लीड करता है। एग्जांपल है जैसे ऑक्सीडेशन से किसका मेटाबॉलिज्म होता है, इथाइल अल्कोहल, यानी जो अल्कोहल लोग ड्रिंक करते हैं इथाइल अल्कोहल, वो उसका मेटाबॉलिज्म ऑक्सीडेशन से होता है। एसिटल्डिहाइड का होता है, एसिटाइल को एंजाइम का होता है। इन सब का मेटाबॉलिज्म जो होता है स्टूडेंट वो क्या होता है, फेज 1 रिएक्शंस के थ्रू होते हैं। चलिए अब आते हैं सेकेंड। फेज 1 में ऑक्सीडेशन कंप्लीट, रिडक्शन और लेस कॉमन प्रोसेस, ये लेस कॉमन है। ड्रग लाइक क्लोरामफेनिकोल, हेलोइथेन बेसिकली रिडक्शन से होते हैं। वहां पर एसिटल्डिहाइड था, इथाइल अल्कोहल था जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन से मेटाबोलाइज होते हैं। यहां पर आपको याद रखना है क्लोरामफेनिकोल, हेलोइथेन, ये सब रिडक्शन रिएक्शन से क्या होते हैं, बॉडीज में ड्रग जो है वो मेटाबोलाइज होते हैं। हाइड्रोलिसिस किसके साथ होता है, तो प्रोकेन के साथ, एसिटाइल कोलिन के साथ बेसिकली हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होते हैं। If the metabolite is not sufficiently water soluble to be excreted, it undergoes phase 2 reaction। मैंने आपको बताया ना कि अगर ड्रग फेज 1 में वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट हो गया तो फेज 2 में नहीं जाएगा, लेकिन अगर वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट नहीं हुआ तब ही ड्रग फेज 2 में जाएगा, नहीं तो फेज 2 में जाने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब आते हैं फेज 2 रिएक्शन क्या है भाई, तो फेज 2 रिएक्शंस इन्वॉल्व कोवैलेंट अटैचमेंट ऑफ स्मॉल एंडोजीनियस मॉलिक्यूल सच एज ग्लूकोरिनिक एसिड, सल्फेट, glycine from water soluble compound. This is also known as conjugation reaction। मैंने बताया ना कि ये सिंथेटिक टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं, ये कुछ ना कुछ बनाएंगे, तो बनाएंगे कैसे भाई, तो कुछ चीजें इनके ऊपर आकर के क्या कर जाएगी, बाइंड कर जाएगी, और ये दोनों मिल करके क्या करेंगे, तो यहां पर कंजुगेट होकर के एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। इसीलिए तो फेज 2 को हम लोग क्या कह रहे हैं स्टूडेंट, तो फेज 2 को हम लोग कह रहे हैं सिंथेटिक रिएक्शन। क्लियर हो गया। तो क्या क्या कंजुगेशन में, तो ग्लूकोरोनिक एसिड यहां पे कंजुगेट हो सकते हैं, सल्फेट हो सकते हैं, एसीटेट हो सकते हैं, और इन्हीं के नाम से ये सारे रिएक्शन होते हैं, ग्लूकोरिनेशन रिएक्शन, सल्फेट कंजुगेशन रिएक्शन, एसीटेट कंजुगेशन रिएक्शन। ये सब टाइप ऑफ रिएक्शन जो है वो फेज 2 रिएक्शंस के अंदर में आते हैं। अब आते हैं फैक्टर मॉडिफाइंग बायो ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं, इंपैक्ट कर सकते हैं। तो एंजाइम इनहिबिटर, एंजाइम इनहिबिटर। अब यहां पर एंजाइम इनहिबिटर क्यों, एंजाइम कौन है, तो मैंने अभी आपको बताया कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन कॉज करवा रहा है जी, कैटालाइज कौन कर रहा है, तो मोनो अमीनो ऑक्सीजनेज एंजाइम ही है ना। अगर उस एंजाइम को हम इनहिबिट कर दें तो बताइए मेटाबॉलिज्म होगा या नहीं होगा, नहीं होगा ना, मेटाबॉलिज्म होगा क्या, नहीं होगा। इसके अलावे एक और एंजाइम है जो मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर, आप उस एंजाइम के बारे में पढ़िए, C/P450 एंजाइम। ये भी एंजाइम जो है स्टूडेंट, ये भी मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन सा, C/P450 एंजाइम। अब ये होते क्या है C/P450 एंजाइम, इसके बारे में एक बार देख लें क्या, चलिए देखते हैं भाई, हाँ यहां पर देखते हैं। तो C/P450 एंजाइम, अब इस एंजाइम का मतलब समझिए, C/, मतलब होता है साइटोक्रोम, यानी सेल की बात हो रही है। ये किसकी बात कर रहा है भाई, सेल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, सेल की बात कर रहा है। उसके बाद ये कहां पर है, तो P4 आपका क्या हो जाएगा, तो P4 यहां पर क्या आएगा, पीक आएगा। और कब पीक आएगा, तो 450 नैनोमीटर पर। ये पीक कब आएंगे, 450 नैनोमीटर पे, 450 नैनोमीटर पे पीक आएगा। यानी ये ऐसा एंजाइम है स्टूडेंट जो 450 नैनोमीटर पे एक पीक शो करता है, इसीलिए इस एंजाइम का नाम C/P450 एंजाइम रखा गया है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट कि C/P450 एंजाइम क्या होते हैं, तो ये वो एंजाइम है जो 450 नैनोमीटर पे अपना एक पीक शो करते हैं, अपनी उपस्थिति को दर्ज कराते हैं कि भैया हमने ये पीक शो कर दिया, यानी मैं हूं यहां पर, कोई और नहीं है। तो ये C/P450 एंजाइम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम विच कैटालाइज मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन आवर बॉडी।
हमारी बॉडीज के अंदर में CYP450 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो हमारी बॉडी के अंदर में क्या करती है, तो मेटाबॉलिज्म्स को कैटालाइज करती है। कहां पर बनती है ये एंजाइम, क्वेश्चन आते हैं। कहां पर रहते हैं, रहते तो लीवर में ही है, रहते कहां पर है, लीवर में ही रहते हैं, और मोर देन 100 एंजाइम्स रहते हैं। लेकिन इनमें से फंक्शनल कौन होते हैं, तो CYP3A4 एंड CYP3A5, ये दो याद रखेंगे, CYP3A4 एंड CYP3A5, ये दो एंजाइम जो हैं ऑलमोस्ट 50% ड्रग का मेटाबॉलिज्म करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी हम जो भी टैबलेट कैप्सूल कुछ भी खाते हैं, मेडिसिन कुछ भी ड्रग खाते हैं स्टूडेंट, उनमें 50% ड्रग का मेटाबॉलिज्म के लिए CYP3A4 एंड CYP3A4 एंड 3A5, ये दो ड्रग जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो बताइए मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग या विच वन ऑफ द एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 50% मेटाबॉलिज्म ऑफ ऑल टाइप ऑफ ड्रग, तो दैट इज 3A4 एंड 3A5, CYP3A4 एंड 3A5, ये दो एंजाइम हैं जो ड्रग के 50% मेटाबॉलिज्म्स को क्या करते हैं, कैटालाइज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है, आपको अपने नोटबुक में ऐड कर लेना है इस पॉइंट को, क्लियर। इसके अलावे CYP2D6 ये एक एंजाइम है जी जो लगभग 20% ड्रग के मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो बताइए, मैंने क्या बताया, हमारे लीवर के अंदर में मोर देन 100 क्या है, CYP450 एंजाइम है, लेकिन उनमें 50% ड्रग के मेटाबॉलिज्म के लिए दो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल हैं, जिनका नाम क्या है, CYP3A4 और CYP3A5 एंजाइम, और 20% ड्रग के लिए, यानी ये तीनों मिलकर के लगभग 70% ड्रग का मेटाबॉलिज्म करते हैं। कौन कौन से वो एंजाइम है, तो CYP2D6, CYP3A4 और CYP3A5। अगर आपसे 50% ड्रग पूछा जाए कि 50% ड्रग के मेटाबॉलिज्म के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो 3A4 3A5 आपका आंसर होगा, ठीक है, यानी CYP3A4 3A5। अगर आपसे ये पूछा जाए कि मैक्सिमम ड्रग का मेटाबॉलिज्म के लिए कौन से एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, तब भी स्टूडेंट आपका आंसर यही होगा, CYP3A4 एंड CYP3A5, यही आंसर होगा। इसके अलावा अगर CYP2D6 के बारे में पूछता है तो आंसर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसके अलावा एक और मैं आपको बता देता हूं, CYP3E1, ये जो एंजाइम होता है ये पैरासीटामोल के CYP3E1 ये पैरासीटामोल के मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी जो हम पैरासीटामोल खाते हैं इस ड्रग की मेटाबॉलिज्म के लिए CYP3E1 एंजाइम क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो कुछ मैंने आपको ये जो CYP वाला कॉन्सेप्ट था उससे रिलेटेड एंजाइम के बारे में बता दिया, ठीक है, उसको याद रख लेना। फैक्टर मॉडिफाइंग डिस्कस कर रहे थे, तो यहां पर एंजाइम इनहिबिटर में ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम कैन बी इनहिबिटेड बाय सर्टेन अदर ड्रग लाइक ओमेप्राजोल, सिप्रोफ्लोक्सासिन लीड टू इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। क्या कर रहा है कि एंजाइम इनहिबिटर्स, तो ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम, वो एंजाइम जो ड्रग के मेटाबॉलिज्म को मेटाबोलाइज कर सकते हैं, कैन बी इनहिबिटेड बाय सर्टेन ड्रग। कुछ ड्रग जो है वो इस एंजाइम को ही इनहिबिट कर देते हैं जो एंजाइम उनको मेटाबोलाइज करने आया, यानी CYP3A4 3A5 एंजाइम मान के चलो इनको मेटाबोलाइज करने आया। अब ये जो ओमेप्राजोल है, सिप्रोफ्लोक्सासिन है, ये लोग क्या करते हैं, उस एंजाइम को ही इनहिबिट कर देते हैं। तो बताओ भैया, तुम अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार लिए ना, तुम्हें वो हेल्प करने आ रहा था कि भैया मैं आपको लिपोफिलिक से हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट कर दूंगा, और आपने उसी को मार दिया जो एंजाइम आपको हेल्प करने आ रहा था। यानी यहां पर क्या हो रहा था कि एंजाइम इनको ओमेप्राजोल को, सिप्रोफ्लोक्सासिन को मेटाबोलाइज करने आ रहा था, और ये दोनों साहब ने क्या कर दिया, उस एंजाइम को ही बंद कर दिए। तो बताइए इनका मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा, ऑब्वियस स्लो हो जाएगा ना। तो एंजाइम इनहिबिटर कुछ ऐसे ड्रग हैं जो क्या कर रहे हैं, मेटाबॉलिज्म को इंपैक्ट कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। यानी कि अच्छा, अगर ये बॉडीज के अंदर में इनका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो क्या होंगे, ये अपना काम करते रहेंगे, एक्शन देंगे। इसलिए यहां पे बोला गया कि इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन,
टाइम बढ़ जाएगा, क्योंकि ड्रग लिपिड सॉल्युबल फॉर्म में ही रहेगा ना, वाटर सॉल्युबल में इसको कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करने वाले एंजाइम को इस ड्रग ने क्या कर रखा है, ब्लॉक कर रखा है। क्लियर हो गया, ये यहां पर कॉन्सेप्ट है। सेकंड है एंजाइम स्टिमुलेटर। कुछ ऐसे ड्रग हैं जो इस एंजाइम को प्रमोट करते हैं कि भैया और हम आपको पोटेंसी देते हैं, एनर्जी देते हैं, अब तो मुझे बहुत ज्यादा क्या करो, मेटाबोलाइज करो। उस कंडीशन में क्या होगा भाई, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ड्रग का क्या होगा, उस कंडीशन में ड्रग का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन शॉर्ट हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि भाई ड्रग को मेटाबोलाइज करने लगा ना, ड्रग को क्या करने लगा है, मेटाबोलाइज करने लगा है, इसलिए यहां पर क्या होगा, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कम हो जाएगा। तो वहां पर यही पॉइंट है, ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम कैन बी मोर एक्टिवेटेड। सर्टेन ड्रग फिनोबार्बिटोन ये एक्टिवेट करते हैं, रिफैम्सिन भी करते हैं, और इनका क्या हो जाएगा, तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शंस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, या तो दूसरे ड्रग का मेटाबॉलिज्म क्या कर देंगे, फास्ट कर देंगे। अब आते हैं एज पे। कुछ एज भी पैरामीटर्स हैं जो मेटाबॉलिज्म को इंपैक्ट करेंगे। अलग अलग एज में इंसान की पोटेंसी अलग अलग होती है, उसके बेस पर जैसे मेटाबॉलिज्म इज पुअर इन यंग चिल्ड्रन, कम होता है मेटाबॉलिज्म किसमें, यंग चिल्ड्रन में, बिकॉज ऑफ पुअर डेवलपमेंट ऑफ ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम, क्योंकि उनके अंदर मेटाबोलाइजिंग एंजाइम क्या होते हैं, कम होते हैं। इसलिए बच्चों को ज्यादा दवाई वगैरह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि मेटाबॉलिज्म रेट उनकी बहुत कम होती है। ठीक है, तो बच्चों को दवाई बहुत कम देनी चाहिए। सेकेंड है जेनेटिक, प्राइमा क्वीन प्रोड्यूस मतलब कुछ जेनेटिक फैक्टर्स है जी, यानी वंशज आते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, यानी उनके एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कुछ चीजें प्रॉपर्टीज फॉरवर्ड हो जाती है, जिस कारण से भी क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। जैसे यहां पर एक एग्जांपल है, प्राइमा क्यून प्रोड्यूस हीमोलाइसिस इन जेनेटिक डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, यानी प्राइमा क्यून जो है एक जेनेटिक्स रूप से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज जिनके पास ये प्रॉब्लम होती है, उनमें ये इंपैक्ट कर सकती है। इसके अलावा स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट हो गया, स्पीसीज एंड स्ट्रेन डिफरेंसेस, अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग क्या होगा, ड्रग का इफेक्ट होगा, स्ट्रेन अगर अलग होंगे तो भी इंपैक्ट होगा, बॉडी टेम्परेचर में भी होगा, मतलब अलग अलग चीजें जो है वो मेटाबॉलिज्म को क्या कर सकती है, इंपैक्ट कर सकती है। क्लियर हुआ। अब हम लोग आते हैं एक्सक्रीशन वाले कॉन्सेप्ट पे, और एक्सक्रीशन को भी हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। क्लियर, चलिए, यानी कि एब्जॉर्प्शंस कंप्लीट, डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट, मेटाबॉलिज्म भी कंप्लीट। अब हम लोग फार्माकोकाइनेटिक्स के लास्ट कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं, दैट इज एक्सक्रीशन, यानी ड्रग हमारी बॉडी में एडमिनिस्टर्ड हमने किया, ड्रग एब्जॉर्ब हो गया, ब्लड में चला गया, ब्लड में जाने के बाद ड्रग कहां पे गया, टारगेट ऑर्गन में, यानी जिस भी पर्पस के लिए हमने ड्रग को यूज किया था वो पर्पस फुलफिल कर दिया। उसके बाद ड्रग कहां पर एंटर हो गया भाई, तो उसके बाद ड्रग कहां पे चला गया, बॉडी से फिर लिवर में गया, वहां पर मेटाबोलाइज हो गया। अब हम कह रहे भैया तुम तो बाहर जाओ हमारी जिंदगी से, है ना, हमने तो आपको यूज कर लिया, अब आप हमारी जिंदगी से बाहर चले जाइए। तो अब ड्रग बॉडी से क्या होगा, बाहर, और बाहर होने के लिए क्या चाहिए, एक्सक्रीशन। उसी मैकेनिज्म को क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन। इट मींस रिमूवल ऑफ ड्रग फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो भैया एक्सक्रीशन इज प्रोसेस बाय व्हिच इनएक्टिव मेटाबोलाइट आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम बॉडी। इनएक्टिव मेटाबोलाइट को बॉडी से अब क्या किया जाएगा, तो एक्सक्रीट आउट किया जाएगा, उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन। अब इनएक्टिव ड्रग का मतलब क्या हुआ भाई, यानी एक्टिव को हम बाहर नहीं करेंगे, और एक्टिव ड्रग कौन होगा, जो लिपिड सॉल्युबल होंगे। लिपिड सॉल्युबल ड्रग एक्टिव फॉर्म में होंगे, वो तो अपना काम करते रहेंगे। जैसे ही उनको हमने हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट कर दिया, यानी वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट कर दिया, इट मींस ड्रग क्या हो गया, इनएक्टिव। अब तो ड्रग एक्टिव रहा ही नहीं ना, अब तो ड्रग क्या हो गया, तो अब ड्रग हो गया इनएक्टिव। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। तो यही पर यहां पर पॉइंट है, ठीक है, कि यहां पर इनएक्टिव ड्रग को हम बॉडी से बाहर करेंगे भाई, लिपिड सॉल्युबल ड्रग को बॉडी से हम बाहर नहीं कर रहे हैं, एक्टिव ड्रग को नहीं कर रहे हैं। अब आते हैं रूट ऑफ एक्सक्रीशन। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेटाबॉलिज्म प्राइमरी साइट क्या होता है, तो प्राइमरी साइट मेटाबॉलिज्म का लीवर होता है, लेकिन इसके अलावा प्लाज्मा, प्लासेंटा, इंटेस्टाइन, लंग्स और किडनी ये भी क्या करते हैं, ड्रग को मेटाबोलाइज करते हैं। तो वैसे ही यहां पर भी प्राइमरी साइट तो किडनी ही होगा, प्राइमरी साइट यहां पर क्या होगा, किडनी होगा।
यानी रीनल एक्सक्रीशन होगा प्राइमरी, लेकिन इसके अलावे भी कुछ एक्सक्रीशन हो सकते हैं। उन एक्सक्रीशंस को अब हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। तो क्या हो सकते हैं इसके अलावे, वो देख लेते हैं भाई। तो सबसे पहले तो रूट ऑफ एक्सक्रीशन, तो क्या है, द मेजर ऑर्गन ऑफ द रूट ऑफ एक्सक्रीशन इज द किडनी। मैंने बताया ना कि किडनी मेजर होगा, सबसे ज्यादा एक्सक्रीशन यही करेगा, और इसको हम क्या कहते हैं, रीनल एक्सक्रीशन। क्या कहते हैं स्टूडेंट, रीनल एक्सक्रीशन। जो किडनी के थ्रू एक्सक्रीट हो उसको हम क्या कहते हैं, रीनल एक्सक्रीशन। इसके अलावा स्किन, लंग्स, सलाइवा, मिल्क, ये सब भी ड्रग को एक्सक्रीट आउट करने में क्या होते हैं, अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्टूडेंट। याद रखेंगे, किडनी के अलावे स्किन हो गया, लंग्स हो गए, सलाइवा हो गया और मिल्क हो गया, ये भी क्या करते हैं, एक्सक्रीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लियर। अब आते हैं हाफ लाइफ यानी टी हाफ पे आते हैं। तो टी हाफ का मतलब देखो, नाम से क्लियर है, हाफ यानी 50% ड्रग अभी प्लाज्मा में होगा और 50% ड्रग अपना काम कर चुका होगा। यानी ड्रग जब अब्जॉर्ब होता है तो कहां जाता है, ब्लड में। तो ब्लड में 50% ड्रग है, मतलब ड्रग 100% अभी ब्लड में है। अब वहां से 50% ड्रग टारगेट ऑर्गन में जाकर के अपना काम कर चुका और 50% अभी भी प्लाज्मा में है। तो इसी टाइम को हम क्या कहते हैं, टी हाफ। इस टाइम को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, टी हाफ कहते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है हाफ लाइफ या टी हाफ में, द टाइम टेकन फॉर द प्लाज्मा कंसेंट्रेशन ऑफ अ ड्रग टू रिड्यूस to half its original value, it is time in which plasma concentration become 50%। यानी ब्लड में ड्रग क्या था, तो ब्लड में ड्रग 100 mg था, अब 50 mg ही ड्रग ब्लड में है। 1 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद, 10 मिनट बाद, 1 मिनट बाद, कुछ भी हो सकता है टी हाफ। कि हमने 100 mg मेडिसिन लिया, 1 मिनट के बाद ही ब्लड में अब ड्रग 50 mg ही बचा, 50 mg टारगेट ऑर्गन में गया, अपना काम करके चला भी गया। आगे समझ में, तो उस ड्रग की 1 मिनट क्या होगी, टी हाफ होगी। और अगर मान के चलो 100 mg हमने ड्रग लिया, ब्लड में 100 mg ड्रग चला गया और 1 घंटे के बाद जब हम उसको देखें तो 50 mg अभी भी ड्रग ब्लड में है, इट मींस ड्रग की टी हाफ कितनी हुई, 1 घंटे। अगर 4 घंटे के बाद 50 mg ड्रग अभी ब्लड में है तो उस ड्रग की टी हाफ कितनी हो गई, 4 घंटे। अगर 7 दिन के बाद भी 50 mg ड्रग अभी भी, यानी 50% ड्रग अभी भी ब्लड प्लाज्मा में है, तो उस ड्रग की टी हाफ कितनी हो गई, 7 डेज। होता है ऐसा, 7 डेज भी होता है ना, 14 डेज भी होता है ना। तो ये यहां पर क्या है, टी हाफ का मतलब है कि 50% कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग किस टाइम पे अभी प्लाज्मा में है, उसी को हम टी हाफ कहते हैं ड्रग का। ठीक है। तो भैया देखो, रेट ऑफ एलिमिनेशन, एलिमिनेशन का मतलब होता है एक्सक्रीशन। ठीक है। एलिमिनेशन मींस क्या हुआ, एक्सक्रीशन, बॉडी से एक्सक्रीट होना, बॉडी से बाहर जाना, एलिमिनेट करना, तो यह है एलिमिनेशन। तो रेट ऑफ एलिमिनेशन क्या है, तो अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेटेड अपॉन टाइम। यानी मान लो 50 mg ड्रग हमारा अभी प्लाज्मा में है, यानी 50 mg ड्रग हमारा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया बॉडी से। अब कितने टाइम के बाद, मान लो 2 घंटे के बाद 50% ड्रग हमारा प्लाज्मा में है, यानी 2 घंटे के बाद क्या हुआ भाई, तो 50% ड्रग क्या हो गया, बॉडी से एलिमिनेट हो गया। तो भाई कह रहा है कि अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेटेड, कितना एलिमिनेट हुआ और कितने टाइम में हुआ, 2 घंटे में, 4 घंटे में, 5 घंटे में, 8 घंटे में, ये इनका क्या है, फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है, किसका, रेट ऑफ एलिमिनेशन। अब आते हैं क्लियरेंस। एलिमिनेशन ऑफ ड्रग फ्रॉम अ प्लाज्मा इज क्वांटिफाइड इन टर्म ऑफ क्लियरेंस। यानी कि ड्रग का प्लाज्मा से 100% टिश्यू में चला जाना, यानी जब तक ड्रग प्लाज्मा में है, ब्लड में है, यानी ड्रग हमारी बॉडी के अंदर में है। सिंपल सा लॉजिक समझना, जब तक ड्रग ब्लड में है, जब तक ड्रग कहां पर है, ब्लड में है, तो समझना कि ड्रग कहां पर है, जब तक ड्रग ब्लड में है तब तक ड्रग अभी अपना एक्शन नहीं दिया है। जब तक ड्रग ब्लड में है तब तक ड्रग अपना एक्शन नहीं शो किया है स्टूडेंट। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन का, यानी कि ड्रग अगर प्लाज्मा से बाहर चला गया इट मींस क्लियरेंस हो गई है, अगर ड्रग प्लाज्मा से बाहर नहीं गया है इट मींस ड्रग की क्लियरेंस अभी नहीं हुई है। तो टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग, टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग अगर प्लाज्मा से बाहर चला गया,
टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग अगर प्लाज्मा से बाहर चला गया इट मींस क्या हो गया, तो ड्रग का इट मींस हो गया आपका क्लियरेंस, कि यानी बॉडी के अंदर में ड्रग है ही नहीं जी, यानी ड्रग क्या हो गया, बॉडी से बाहर हो गया। तो यहां पर स्टूडेंट यही समझना है कि क्लियरेंस का सिंपल मीनिंग यही होता है, एलिमिनेशन ऑफ ड्रग फ्रॉम द प्लाज्मा इज क्वांटिफाइड इन द टर्म ऑफ क्लियरेंस, यानी पूरी बॉडी से ड्रग क्या हो गया, यानी ब्लड से पूरी बॉडी से, ब्लड से बाहर जाना यानी कि बॉडी से बाहर जाना, यानी कि ब्लड से ड्रग बाहर चला गया इट मींस ड्रग का क्या हो गया है, क्लियरेंस हो गया। तो यहां पर क्लियरेंस का मतलब यह है। अब देखते हैं अलग अलग रूट से जो ड्रग का क्या हो रहा था, एक्सक्रीशन हो रहा था। तो कैसे हो रहा था, तो लंग्स, गैसेस एंड वोलाटाइल लिक्विड are eliminated by lungs. Drug like anesthetic, alcohol are excreted through lungs. लंग्स के थ्रू कौन ड्रग्स बाहर जाते हैं, तो एनेस्थेटिक मेडिसिन यानी बेहोश करने वाली जो मेडिसिन है, अल्कोहल है, इनको बेसिकली हम लंग्स के थ्रू क्या करते हैं, बॉडी से बाहर करते हैं। स्किन के थ्रू हैवी मेटल्स लाइक आर्सेनिक, मर्क्यूरी एक्सक्रीटेड थ्रू लंग्स, है ना, हैवी मेटल्स लाइक आर्सेनिक, मर्क्यूरिक, ये सब स्किन्स के थ्रू क्या होते हैं, एक्सक्रीट होते हैं। सलाइवा, यहां पे ये वर्ड पे फोकस मत करेंगे, है ना। सलाइवा, ड्रग्स लाइक आयोडाइड, यानी सलाइवा के थ्रू आयोडाइड हो गया, मेटेलिक सॉल्ट हो गए, एक्सक्रीट होते हैं सलाइवा के थ्रू। मोस्ट सलाइवा अलोंग विथ ड्रग इन इट, मोस्टली सलाइवा ड्रग के अंदर मतलब होते हैं। in swallowed and meet the same fat as orally taken drug, hence these are minor importance for drug excretion। सलाइवा बहुत ही ज्यादा मेजर रोल प्ले नहीं करता है, अंडरस्टूड है, बहुत ही ज्यादा हम सलाइवा को बाहर नहीं फेंकते हैं, थूक को ज्यादा नहीं फेंकते हैं, तो बहुत कम अमाउंट में ड्रग क्या हो सकता है, मतलब बाहर जाता है, बहुत ही ज्यादा में नहीं होता है। मिल्क, द एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग इन मिल्क इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर मदर, ठीक है, क्या कह रहा है, द एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग इन मिल्क इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर मदर, मतलब वो माँ जो अपने बच्चे को दूध पिला रही है, उस माँ के लिए मिल्क के थ्रू ड्रग का एक्सक्रीशन होना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर वो मिल्क के थ्रू ड्रग बॉडी से बाहर जाएगा तो नो डाउट वो बच्चे के मुंह में जाएगा, बच्चे के अंदर चला जाएगा, बच्चे के बॉडी में चला जाएगा, तो वो पॉइंट करा। बट सकलिंग इन्फेंट रिसीव दैट ड्रग, है ना, तो सकलिंग यानी जो इन्फेंट, जो बच्चा दूध को ले रहा है, मां के दूध को पी रहा है, इट मींस वो उस मेडिसिन को ले सकता है, चला जाएगा उसके अंदर में। मोस्ट ड्रग एंटर ब्रेस्ट मिल्क बाय पैसिव डिफ्यूजन, मोस्टली ड्रग जो ब्रेस्ट के अंदर एंटर करता है वो पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू जाता है। ड्रग लाइक पेथिडीन एक्सक्रीटेड थ्रू मिल्क, है ना, तो पेथिडीन जो एक ड्रग है जो मिल्क के थ्रू एक्सक्रीट हो सकता है, इसलिए जो मां मिल्क पिला रही है अपने बच्चे को, उनको पेथिडीन नहीं लेनी चाहिए। मिल्क हैज लोअर पीएच दैट इज 7.0, ये भी याद रखेंगे कि मिल्क का जो पीएच है वो क्या है, 7.0 है। तो ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन का जो कॉन्सेप्ट था वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। अच्छा, यहाँ पर एक गैसियस एक्सचेंजेस यानी कि जो एल्वियोली के थ्रू जो एक्सक्रीशन हो रहा है उसके बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। वही ब्लड आ रहे हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड यानी कि ब्लड प्लस CO2, और ये है ऑक्सीजनेटेड। अब एल्वियोली में क्या होता है, CO2 आउट हो गया और ये O2 अंदर हो गया, तो इसी टाइप से ड्रग का भी यहां पर क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है, यानी CO2 के साथ ड्रग भी क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है ना कि ब्लड प्लस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है ब्लड प्लस CO2 जो बेसिकली वीन्स में ट्रांसफर होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, और ब्लड प्लस O2 यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो बेसिकली आर्टरी में यानी ऑर्टा में क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो ये आपका ADME वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आई होप आपको क्लास समझ में आ रही होगी। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहा है, क्लास बहुत अच्छी लग रही है, तो प्लीज एक अपने दोस्तों यानी अपने फ्रेंड सर्कल तक इन चीजों को सर्कुलेट कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक हम जो GDC जो मिशन लेकर के चला है कि हम फार्मा एग्जिट एग्जामिनेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट में लेकर के जाएंगे, या तो डिप्लोमा इन फार्मेसी के स्टूडेंट को हम फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देंगे। इसके अलावा MCQ वगैरह जो क्वेश्चन हमारे हैं उसमें आप ज्यादा से ज्यादा अपने कलीग्स को अगर सर्कुलेट करेंगे तो चीजें और ज्यादा
फायदेमंद होगी सभी के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग GDC ई ट्यूटर।